नमस्कार। आज हम कक्षा 7 का जो 7वां टॉपिक है हमारा, कक्षा 7 का जो सेकेंड लेसन है, नए राज्य और उनके उदय। देखो, नए राज्य और उनके उदय के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे नए राज्य हैं, ठीक है, नए राज्यों का उदय कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, उनमें कौन कौन से अभिलेख थे, कौन से राज्य थे, इन राज्यों के बारे में भी बताया था। ये मैंने यहाँ पर जो ये चित्र दिखाया था, इस चित्र के अंदर मैंने कौन से राजा, चोल राजाओं के बारे में बताया था कि जो चोल राजा थे वो किस प्रकार और कहाँ कहाँ पर कर शासन करते थे। यहाँ पर जैसे कि गंगा की नदी वाला जो घाटी का भाग था। अब अपने भारत के अंदर जो गंगा नदी है वो तो उत्तर भारत की, एक दक्षिण भारत भी गंगा नदी के नाम से जानी जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर उरेयूर और इसके अंदर मुद्रैया, इसके अंदर आगे ये देखो गंगकोई, जो गंगकोई चोलपुरम, ठीक है, ये जो क्षेत्र थे यहाँ पर मतलब चोल राज्यों का शासन रहा था। उन्होंने आगे धीरे धीरे इनका विकास किया और विकास करते करते उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ पर कुछ अभिलेख, कुछ साम्राज्य, कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया। अब मैंने आपको कल वाला जो टॉपिक था उसके अंदर इस मंदिर के बारे में बताया था कि इस मंदिर को राजराज प्रथम ने बनवाया था और ये इतना भव्य मंदिर है कि इसकी जो दीवार है, इस दीवार के ऊपर छोटी छोटी मूर्तियाँ भी क्या है, अंकित है। आप यदि गौर से देखोगे तो ये जो दीवार है, दीवार के ऊपर मूर्तियों को अलंकृत किया गया है और इसके साथ साथ ये जो चारों तरफ से क्या है, तिरपहिये के रूप में दिखाई देती है और जो ऊपर है वो कोना दिखाई दे रहा है। मतलब ऊपर से कौन सी आकृति आ रही है, ऐसे त्रिभुज की आकृति दिखाई दे रही है और प्रत्येक जगह पर छोटी छोटी मंदिरों के ऊपर जो मूर्तियां हैं वो अलंकृत की गई है। चारों तरफ इसके क्या लिखे गए हैं, कुछ अभिलेख वगैरह लिखे गए हैं जो वहाँ के राजा महाराजा के बारे में बताते थे। अब इसके बाद में देखो, ये तांबे की जो मूर्ति बनी हुई है, तो इससे ये पता चलता था कि जो चोल राज्य था वहाँ पर तांबे और कांसे की जो मूर्तियाँ थी वो सबसे ज़्यादा प्रमुख थी। अब उन्होंने क्या की थी, कुछ भूमि है वो दान में दी, जिससे दान के कारण क्या हुआ कि वहाँ पर उस भूमि पर जैसे टैक्स लगाते थे। मैंने कहा था कि खजूर की जो पेड़ होते थे या फिर जो अन्य पेड़ होते थे उनके ऊपर यदि सीढ़ियों का यूज़ करते थे तो उन पर टैक्स लगता था। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे टैक्स थे जो राजा लोग हैं वो किसानों से भी लेते थे। अब ये जो चित्र दिख रहा है, इस चित्र के अंदर ये जो पानी का भाव मतलब समुद्री किनारा है या नदी का जो छोर था, उस नदी के छोर पर पानी इतना ज़्यादा तेज़ भाव से आ रहा है, कम भाव से आ रहा है, इसके बारे में दर्शाता था। इसके अलावा ऐसे छोटे छोटे लकड़ी के पुल बनाए जाते थे जिससे कि वो पानी है वहाँ पर रुक सके। पानी के बारे में बताया, इसके अलावा इसका प्रयोग के बारे में बताया और यहाँ पर जो साम्राज्य और प्रशासन के बारे में बताया। भूमि के प्रकार भी हो चुके थे कि भूमि है कुछ ब्राह्मणों को देते थे, कुछ विद्यालय को दिया जाते थे, कुछ देवालय मतलब देव भूमि के रूप में। ये देखो, मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मण किसान के रूप में, उपहार के रूप में, विद्यालय में और मंदिर के लिए, और जो जैन धर्म है उनमें भी भूमि का क्या किया जाता था, दिया जाता था। उनको भूमि के विकास के लिए भी इसका विकास किया जाता था। अब आप आगे चलेंगे तो ये थोड़ा सा अपना जो नया टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बता रही हूँ कि जो टॉपिक कैसे अपने शुरू कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं। आप सबको पता है कि जो राजा महाराजा होते थे ना बच्चों, तो वो अपनी व्याख्याता अपने बारे में बताने के लिए, किसके बारे में, अपने बारे में बताने के लिए वो क्या करते थे कि कभी अभिलेख, कभी न्यायालय, कभी मतलब मंदिरों का निर्माण, कभी स्तूपों का निर्माण या ऐसे भव्य चीज़ों का निर्माण करवाते थे जिससे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। आप में से बहुत सारे बच्चे बीकानेर गए होंगे, बीकानेर में आपने किला देखा होगा, तो आपको सबको पता है कि ये गंगा सिंह राजा का था। उसके अंदर उसके जो हथियार थे, उसकी पोशाकें हैं, उनके अन्य जो
औजार है उस तक कि यहाँ पर उसके जो किले के ऊपर का जो क्षेत्र था वहाँ पर कुछ मतलब बारूदी सामान से संबंधित कुछ तथ्य रखे हुए थे, जैसे उनके बारे में पता चलता था कि भाई हाँ ये यूज करते थे। यदि पुराने समय में यदि अपनी कहानियाँ सुने तो गुप्त काल के बारे में या इनके बारे में भी पता चलता है, उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो ये जो अभिलेख थे, मतलब अभिलेख क्या होता था, अभिलेख हमेशा एक मंदिरों के रूप में इसका यूज किया जाता था। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि बड़ी बड़ी शिलाओं को काट कर और उन शिलाओं पर कुछ अंकित किया जाता था या लिखा जाता था। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ये देखो यहाँ पर बता रही हूँ जो अभिलेख है उनके बारे में कि उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोग हैं वो भूमि का स्वामी होना चाहिए। यदि मैं अभिलेख कर रही हूँ तो मुझे उस भूमि का स्वामी होना चाहिए और वहाँ से भू राजस्व वसूला जा सके, मतलब भूमि के। अब मैं ये कहूँ कि आप जिस राज्य के राजा हो, ठीक है, उस राज्य के अंदर मैं अपना एक अभिलेख है वहाँ तैयार कराऊंगी और उसके ऊपर मेरे कुछ नियम लिखूंगी। ठीक है, उस नियमों के अकॉर्डिंग मैं वहाँ से कुछ कर वसूल करना, कुछ धर्म से संबंधित या कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताऊंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा ये देखो कि वो भू राजस्व वसूला जाता है, उसके पास अपना क्या होना चाहिए, घर होना चाहिए और उसकी उम्र है वो किसकी होनी चाहिए, 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए और उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ये बात समझ आ गई। अब उन्हें जो प्रशासनिक भूगोल या अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए जिससे कि वो क्या हो सके, इस चीज़ के बारे में ईमानदार हो सके। अब मैं ये बताती हूँ कि पिछले 3 सालों में समिति का सदस्य भी होना चाहिए, यदि वो समिति का सदस्य बन रहा है तो। और तब किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता यदि वह, ठीक है, 3 साल के बाद में हो, जिसने अपने या अपने संबंधियों को खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, ये अभिलेख और सामग्री के बारे में बता रही हूँ। अभिलेखों में राजा और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसमें क्या करते थे कि मर्दों और स्त्रियों का जो जीवन था, ठीक है, स्त्रियों का जीवन था, उन जीवन के अंदर उन राज्यों में कैसा था, 12वीं शताब्दी में इसके उदाहरण भी दिया हुआ है। अब ये कहता है कि अंडनूर, ठीक है, ये तो 12वीं शताब्दी में तमिल कृति लिखी हुई है, पेरिया पुरनाम, एक उदाहरण दे रखा है। ये कहता है कि अंडनूर के सरहदों पर फूस की पुरानी, ठीक है, जाजनों वाली छोटी छोटी क्या होती थी, झोंपड़ियों से मतलब अटा पड़ा एक पुलाया मतलब क्या होता है, एक ऐसा समूह है जिसे ब्राह्मण और बेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। समझ आई? लोगों का एक ऐसा छोटा सा पुरवा था जिसमें मतलब वो क्या करते थे, जिसमें ओछे किस्म के पेशों के जो क्या होते थे, दोबारा सुनो, कि जिसमें ओछे किस्म के, ठीक है, पेशों से लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। अब वो क्या करते थे कि चमड़ा होता था ना, चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोंपड़ियों की अटाओं में छोटे मुर्गे या मुर्गियों का झुंड में घूमते रहते थे। गहरे रंग के होते थे, काले काले रंग के होते थे और बच्चे जो काले और लोहे के ये कंगन पहने हुए थे। किसके कंगन पहने हुए थे? लोहे के कंगन पहनते थे। छोटे पिल्ले को उठाए हुए उछलते चले जाते थे। अब वो कहते हैं कि मारुदू पेड़ों की छाया में मजदूरिन अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर क्या करते थे, सुला दिया करते थे। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर क्या बजाए जाते थे, नगाड़े लटकते हुए, और नारियल के पेड़ के नीचे जमीन पर छोटे गड्ढों में, ठीक है,
छोटे सिरों वाली क्या होती थी, कुतिया, मतलब कुतिया मतलब जो होती है ना बिच, ठीक है। तो वो क्या करती थी, अपने छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाती थी, ठीक है। अब ये कह सकते हैं कि लाल कन्नगी वाले मुर्गों के वो फटने से पहले वो क्या करते थे, बोलते थे। अपने कहते हैं ना सुबह 4 बज गए हैं, वो फटना मतलब सुबह के 4 बजे का टाइम, और उस टाइम है वो क्या करते थे, अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई बच्चियाँ, और जो मुर्गे थे जिसके सर पर ऐसे रेड कलर की कलंगी होती थी, ठीक है, वो 4 बजे क्या करते थे, वो बोलते थे। आपको पता है कि मुर्गा कैसे बोलता है, कैसे बोलता है, सब सुनाओ बोल के। हाँ, कुकड़ू कू, राइट। तो वो क्या कहते हैं कि बुलाया का बहुवचन, ठीक है, को दिन में काम पर जाने की हाक लगाते हुए बांग देती थी। बांग मतलब वो बोलती थी। सुबह 4 बजे जो मुर्गा था वो बोलता, जिससे लोगों को पता चल जाता था कि अब वो सवेरा हो चुका है। अब धान कूटती लहरदार, ठीक है, बाली वाली पुलिया स्त्रियों के, यहाँ से थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, अब देखो क्या है, बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांची वृक्ष की छाया में फैलती थी। ये पता है ये बातें कैसे बता रहा है, ये कह रहा है कि जब अपने पुराने ज़माने की बात करते हैं तो कहीं बच्चे खेल रहे हैं, कहीं कोई किसान है वो काम कर रहा है, औरतें हैं वो धान है वो एक मंडेरी बनाती थी मिट्टी की, और इस मिट्टी की मंडेरी पर क्या करते थे, इस धान को ऐसे उछालते थे, साथ में गीत गाते थे, तो वो दाने थे वो एक साइड इकट्ठे हो जाते थे। और इस प्रकार ये वातावरण, इस वातावरण में छोटी सी जो कुतिया है वो अपने बच्चों को दूध पिला रही है। कहीं सुबह के जो 4 बजते हैं तो एक मुर्गा होता है वो आवाज़ देता है ताकि सब लोग हैं उस आवाज़ के तहत उठ सके और उन्हें पता चल सके कि सुबह हो चुकी है और अब हमें कहाँ जाना है, अपने काम पर जाना है। ये देखो इसके अंदर ये दे रखा है कि क्या इस पूर्वे की कुछ ब्राह्मण थे, जितनी तरह की गतिविधियां चल रही थी उनका वर्णन करें और आपके ख्याल में अभिलेखों में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। आप सबको पता है कि जब हम कभी कोई डायरी लिखते हैं या कोई अपनी बात कहते हैं, कहानी लिखते हैं, तो क्या हम अपने पड़ोसियों के बारे में लिखते हैं, अपने पड़ोसी के बारे में या अपने वातावरण के बारे में? नहीं, कभी नहीं लिखते। हम अपने जीवन के बारे में लिखते हैं कि हमारे जीवन में क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ। तो उसी प्रकार ठीक राजा महाराजा या जो सामंत थे जो अभिलेख लिखते थे, उस अभिलेख के माध्यम से वो अपने जीवन के बारे में लिखते थे, अपनी कामयाबी के बारे में लिखते थे, अपने प्रगति के बारे में, अपने परिवार के बारे में, नियमों के बारे में लिखते थे। तो उन अभिलेखों में इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है? कभी नहीं मिलती, ठीक है। ना ही ऐसे कोई राजा महाराजा थे वो अपने बारे के अलावा अन्य बात कहते थे। अब लास्ट में ये कहता है कि तांग वंश के युग का चिन्ह, ठीक है, तांग वंश के युग का चिन्ह कहते हैं कि चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ। वो लगभग 300 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? वो लगभग 300 वर्षों तक, ठीक है, 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक वो सत्ता में रहा। और इसकी जो राजधानी थी, उसकी राजधानी कौन सी थी? ये देखो, शियान। क्या थी? शियान। दुनिया की सबसे बड़े नगरों में से एक थी। और यहाँ तुर्की, ईरानी और भारतीय, ये यहाँ थोड़ा सा मैं बड़ा कर रही हूँ ताकि आप सबको पता चले। और आप अपने जब भी ये लेसन पढ़े ना तो इसको बुक को आप अपने सामने रखना, ठीक है बच्चों, पढ़ना ज़रूर है। कहते हैं कि ईरानी, भारतीय, जापानी, और ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये है कोरियाई आया, ठीक है, मतलब जनता, ये शासन करते हैं। अब तांग साम्राज्य की परीक्षा के मध्य नियुक्त की गई नौकरियों द्वारा प्रशासित होना था।
इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति है वो बैठ सकता था, अधिकारियों का चयन होता, व्यवस्था के कुछ बदलाव किया जाता और इसी के साथ में 1911 में ये कायम रही। कितने रही? बदलाव की स्थिति है वो 1911 तक रही। तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं में यह जो व्यवस्था थी वो किन मायनों के अंदर, ठीक है, विभिन्न रही थी, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब ये जो प्रश्न उत्तर दे रखी है, प्रश्न उत्तर में दे रखा है कि किस प्रकार है राज्य की स्थापना हुई, जो गुर्जर प्रतिहार थे वो कहाँ के थे, गुजरात और राजस्थान के थे। इसी प्रकार जो चोल है या पाल है, राष्ट्रीय कुष्ठ है, तो ये जो सारा है इसके अंदर क्या है, मेल मिलाप करो इसके अंदर। इसकी मैं आपको एक PDF भेजूंगी, उस PDF के माध्यम से, ठीक है, स्क्रीनशॉट करके मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगी। अब तो इन क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में लिखना और प्रत्येक टॉपिक से 2 या 3 एक्स्ट्रा प्रश्न है वो करना। जैसे त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे, चोल साम्राज्य की सभा में किसी समिति का सदस्य बनने के लिए क्या आवश्यक था, इसके बारे में। ये जो सारे प्रश्न हैं छोटे छोटे, इनके प्रश्नों के उत्तर है मैं आपको अभी डिटेल के अंदर आपको पहुंचा दूंगी। इसके साथ ही अपना ये जो टॉपिक है वो समाप्त हो रहा है। अच्छा बच्चों, ध्यान से पढ़ना और अच्छी तरह पढ़ना ताकि हम इसका क्या कर सकें,